माइंड फ्रेश कर पार्टटा पढ़े बहुत इंपोर्टेंट पार्टटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ना। सो बेसिकली हम सर्किट एलिमेंट स्टार्ट करिबा जी फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम क्या होता है? तो बेसिकली देखो द एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द एंगल डिफरेंस बिटवीन voltage and current the angle difference between voltage and current is called phase। ठीक है। सो यार ये जो पार्ट हुआ ना जो वोल्टेज एंड करंट, ये डीसी वोल्टेज डीसी करंट नहीं है बेटा, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ब्रैकेट में लिखो है ना, द वोल्टेज शुड बी ऑल्टरनेटिंग एंड द करंट शुड बी ऑल्टरनेटिंग। द वोल्टेज शुड बी ऑल्टरनेटिंग एंड द करंट शुड बी ऑल्टरनेटिंग। डीसी करंट के लिए बेटा फेज डायग्राम नहीं निकलेगा, ठीक है। डीसी के लिए फेज डायग्राम नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो फेज डायग्राम को दिखाने के लिए एक तरीका छोटा सा देखो बेटा, सोचो हम लोग लिखते हैं बेटा दैट v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया? v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। v के जगह पर तुम लोग e लिखते थे ना, तो e इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। और ये जो है ना ओमेगा टी, ये इसका एंगल जो ग्राफ बना रहा है ना, एंगल मतलब वो डिटरमाइन करता है कि ईएमएफ का वैल्यू कौन से टाइम में कितना आएगा। समझ में आ गया ना बेटा? तो अभी सोचो हम लोग आई लिखते हैं, तो आई इक्वल होगा आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो प्लस फाइव हुआ और माइनस फाइव होगा, ये फाइव जो है ना उसको बोलते हैं बेटा फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? किसके साथ है? ये भी के साथ है। किसके साथ? अच्छा, तो कैसे दिखाते हैं? देखो बेटा, सोचो मेरा ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, समझ में आ गया? ये जो पॉइंट है 0 0 पॉइंट है। तो पहले हम लोग को देखना दो चीजें। जो वोल्टेज का वैल्यू होता है ना, जो V होता है वो I इंटू R होता है। तो हमेशा याद रखना कि V का वैल्यू हमेशा I से ग्रेटर होना चाहिए। पोटेंशियल हमेशा करंट से ज्यादा होना चाहिए कंपल्सरी। समझ में आ गया ना? तो बेटा एक ग्राफ हम लोग यहाँ से सर्कुलेट करते हैं, इस टाइप का बनाते हैं, फिर दूसरा एक ग्राफ इस टाइप का बना लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये जो हुआ ना, जेहेतु दोनों का दोनों साइन की फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, तो यहाँ पर दोनों का ग्राफ सर्कुलर ही आएगा, क्योंकि साइन एंड कोसाइन का जो ग्राफ होता है वो सर्कुलर ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है? सर्कुलर ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? आई। और ये क्या है? बड़ा है, इसको क्या लिख सकते हैं? भी। समझ में आ रहा है? तो पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज भी। ये क्या है बेटा? भी। तो यहाँ पर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? वी नोट। और जो ये ग्राफ है ना, ये वी नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। आ गया समझ में? अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ भी जो एंगल करते हैं ना, उसको बेटा ओमेगा टी लिया जाता है। समझ में आ गया ना? एक्स एक्सिस के साथ v का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? ओमेगा टी। अच्छा, और हम बोले बेटा जो v के साथ जो i का एंगल होता है ना, वो होता है कितना? 5। तो सॉरी i छोटा होगा, ठीक है, ये वाला i हो गया। तो यहाँ से डॉट 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 लेंगे तो ये कितना निकलेगा? i नोट। समझ में आ गया ना? i नोट जो होता है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, पीक वैल्यू होता है। और i RMS तो हम i नोट बाई रूट 2 निकाले थे। तो अभी ये जो ग्राफ हो गया, ये हो गया i नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 का ग्राफ। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर जो 5 निकला, 5, दिस 5 इज called the phase difference between potential and current। समझ में आ गया ना? इतना सिर्फ डिटरमाइन करके लिख लो कुछ। ठीक है बेटा? क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी बोले करो, क्वेश्चन लिखो। फेजर डायग्राम, फेज द एंगल डिफरेंस इज कॉल्ड फेज। मतलब सोचो कि बेटा
हम ये लेते हैं, ठीक है, ये है साइन थीटा, ये है साइन थीटा ना, तो ये जो यहाँ से शुरू हुआ है इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। फिर तुम लोग काम करते हो, यहाँ पर और एक डायग्राम बना देते हो, तो इसका जो स्टार्टिंग 0 है तो, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस है ना, ये कितना डिफरेंस है, पाई। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना निकला, 90 डिग्री। तो कोई भी एक ग्राफ का, मतलब दो ग्राफ के बीच में जो एंगल का डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। अभी तुम लोग पूछोगे सर ग्राफ इस टाइप का है और हम लोग एक दूसरा ग्राफ इस टाइप का बनाते हैं, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, ठीक है, और हर एक पॉइंट में अगर ग्राफ बनाएंगे ये एक डिफरेंट टाइप का कंडीशन देगा और फाइनली यहाँ पर फिर मीट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल डिफरेंस, समझ में आ गया? अच्छा, तो अभी देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ए 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज, ए 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग सोर्स माने एसी सोर्स, a 220 volt AC source of frequency 50 hertz, a 220 volt alternating source of frequency 50 hertz is applied to an AC circuit, supplied to an AC circuit and a current of 2 ampere is flowing through it, and a current of 2 ampere is flowing through it, ठीक है, which lags behind the applied voltage, by an angle 30 degree, which lags behind the applied voltage by an angle 30 degree, by an angle 30 degree, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, राइट इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, राइट इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, write equation of voltage and current at any instant, and represent them in phase diagram, and represent them in phase diagram, and represent them in phase diagram। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला दैट एंगल 30 डिग्री, ठीक है, लेग क्या है कि लीड क्या है, बोलो, लेगिंग क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेगिंग? जो करंट होता है ना, जो वोल्टेज होता है, तो बेटा जो वोल्टेज होता है ये वाला, दिस इज द वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज के ऊपर है ना 5 और ये करंट ऊपर 5 एंगल कर रहा है विथ वोल्टेज, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं लीडिंग। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग, और लीड कर रहे हैं वहां पर करंट मैक्सिमम है, ठीक है। अगर उससे कम हो गया, यहाँ पर नीचे हो गया करंट 5, तो इस कंडीशन में उसको बोलते हैं लेगिंग। समझ में आ गया कि जब हम लोग यहाँ पर लिखते थे I = I नोड साइन ओमेगा टी प्लस कितना था रे 5, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, I = I नोड साइन ओमेगा टी -5, समझ में आ गया। जब कंडीशन लेगिंग में आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग को जो फेज डिफरेंस है नेगेटिव -5 करना पड़ेगा, जब लीडिंग होगा तो +5 होगा। समझ में आ गया? यहाँ से बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, देखो बेटा, क्वेश्चन बोला है वोल्टेज है, तो वी नोट कितना है बेटा, वी नोट कितना है 220 वोल्टेज है ना, वोल्ट। ये जो वैल्यू है ना 220 वोल्ट पीक वैल्यू नहीं है, ये VRMS वैल्यू, ठीक है, इसको याद रखना। जो 220 वोल्ट तुम लोगों का घर पे आता है 220 वोल्ट, रिमेंबर रखो, मैंने याद रखो, जो 220 वोल्ट तुम लोगों का घर पे आता है ना, वो RMS वैल्यू आता है। कौन सा वैल्यू आता है? वो पीक वैल्यू नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? अच्छा,
अभी तुम लोग पूछोगे सर क्यों पीक वैल्यू क्यों नहीं आता, आरएमएस वैल्यू क्यों आता है? बेटा आरएमएस वैल्यू का मतलब इफेक्टिव वैल्यू होता है। क्या होता है? ठीक है, तो घर पे जो करंट आता है ना वो आरएमएस वैल्यू से अगर नीचे होगा जो वोल्टेज आता है तो घर का कोई भी अप्लायंसेस काम नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या बोल रहे बेटा? अगर आरएमएस वैल्यू से नीचे आता है वोल्टेज तो घर का कोई भी अप्लायंसेस काम नहीं करेगा। तो घर पे जो वोल्टेज आना है वो आरएमएस वैल्यू के साथ इक्वल होना चाहिए, नहीं तो उससे ऊपर होना चाहिए। समझ में आ गया ना बेटा? तो ज्यादा वोल्टेज तो हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि डेंजरस है, तो हम लोग एक इफेक्टिव वैल्यू देंगे और वो वैल्यू कितना होता है? आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहेगा 220 वोल्ट तुमको, वो कौन सा वैल्यू होगा बेटा? आरएमएस वैल्यू। लेकिन एक क्वेश्चन तुमको बोला होगा, सोचो V इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग कुछ भी होगा यहाँ पे, इस टाइप का। तो इस कंडीशन में ये जो 50 है ना ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है बेटा? समझ में आ गया ना? लेकिन ये आरएमएस वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा? क्या है फॉर्मूला? V नॉट बाई रूट 2 बताया है ना? तो बेटा अभी V नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? चले V आरएमएस इनटू कितना होगा? रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर V आरएमएस तो दिया है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना होगा? वेरी गुड, V आरएमएस इनटू कितना होगा? रूट 2। तो 220 इनटू रूट 2 इक्वल टू 331 अप्रोक्सीमेटली लिख लो। आगे समझ में? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो घर पे आएगा अगर V आरएमएस इक्वल टू 220 है तो कितना हुआ? 331 वोल्ट लिख लो। तो 311 वोल्ट 311 वोल्ट 311 वोल्ट 311। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? 50 हो जाए। ओमेगा निकाल सकते हो? फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल सकता है बेटा? ये तुमको बोलना है ना V को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना है, I को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना है। अरे हाँ ना बोल बेटा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे बेटा? तो इक्वेशन में लिखने के लिए तुमको क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए कि नहीं? फेज तो दिया गया 30 डिग्री है, ये I नोट चाहिए कि नहीं? और ये V नोट भी चाहिए होगा। समझ में आ रहा है ना? अभी V नोट हम लोग को मिल गया, यहाँ पर कितना निकला? 311। फिर क्या चाहिए? ओमेगा। कैसे निकालोगे ओमेगा? लिखो। हो गया? तो आगे बेटा समझ में ना और क्या बोले? खत्म तो? अच्छा बढ़िया। तो वहां पर खत्म होने के बाद सॉरी और V आरएमएस निकल गया ना? चंदन ओमेगा कैसे निकलेगा बेटा? ओमेगा का कितना होता है फॉर्मूला? 2 पाई बाई टी 2 पाई बाई टी और 2 पाई न्यू 1 बाई टी को तो पता है ना? फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? 50। तो 2 पाई 50 ठीक है, इक्वल कितना होगा? देखो 2 पाई एफ इक्वल टू 314 रेडियन पर सेकेंड। 314 और 314 सेकेंड इज व्हाट? गलती लिख दिया। 314 रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड होगा क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है ना ओमेगा। हाँ ठीक है। फेज डिफरेंस फाई कितना है बेटा? V के लिए कितना है? लाइसेंस V के लिए कितना लिखेंगे बेटा? फाई किसके लिए लिखा जाता है? V के लिए क्या? I के लिए? I के लिए लिखा जाता है। V के लिए कितना होता है? ओमेगा टी होता है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं। कितना होगा? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट कितना निकला बताओ? 311 साइन ओमेगा कितना है? 314 इंटू टी। खत्म बात। ये किसका इक्वेशन हो गया? मुझे लगा ना मुझे लग किरण कि किसका इक्वेशन हुआ है? वोल्टेज। फिर किसका निकालना है? करंट का। अच्छा करंट का निकालने के लिए फेज डिफरेंस दिया है तो कितना है फेज डिफरेंस बताओ? 30 डिग्री। माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस। लेगिंग बोल रहा है ना, तो माइनस होगा। तो सिर्फ यहाँ से माइनस करना है। फिर यहाँ पर I का वैल्यू कितना है बेटा? कहाँ पर आ रहा है? घर पे आ रहा है ना। तो ये फिर कौन सा करंट है? आरएमएस करंट है। समझ में आ गया ना? इसको क्या करना है? I नोट निकालना है। I नोट का वैल्यू कितना होगा? IRMS इंटू रूट 2। तो 2√2 आ गया समझ में? 2√2। तो यहाँ पर सिर्फ I इक्वल कितना हो गया? IRMS की जगह पर 2√2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना है?
314 इंटू टाइम टी माइनस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? आगे सुनो यस सर। मैं क्लियर तो ठीक है। क्वेश्चन लिखना आ गया तो वेरी गुड। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा बेटा यहाँ से। क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं होता इसका, ठीक है। खत्म ना बेटा? सर मुझे सरस्वती आ गया बेटा? नहीं है डाउट? क्लियर? जोड़ा उस पर लो। फिर देखो बेटा, अभी हम लोग सर्किट एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। कौन सा? सर्किट एलिमेंट। मेंशन करो सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट, CIRCUIT, सर्किट एलिमेंट है बेटा। सर्किट एलिमेंट क्या होता है? ये तो बेहतरीन चीज है, तुम लोगों को शायद पता होगा सर्किट एलिमेंट क्या होता है बेटा। एनीवन 10th क्लास में तुमको पढ़ाया गया होगा उसके बारे में। सर्किट एलिमेंट बताओ। तो जो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक डिजायर्ड आउटपुट निकालने के लिए लगाया जाता है, उसको हम लोग सर्किट एलिमेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया। समझ में आ रहा था? तो लिखो बेटा सर्किट एलिमेंट में, सर्किट एलिमेंट लिखो। सर्किट एलिमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट और अप्लायंसेस, circuit element are those instrument or appliances, are those instrument or appliances, hello, circuit element are those instrument or appliances which are used in an electrical circuit to get an desired output, চন্দন ভিডিও চলছে ওটা দেখো। यस सर। সেকেন্ড ভিডিওটা প্রিভিয়াস ক্লাসে যেটা করছিল সেটা কোটি শিখিয়ে, ठीक है। to get an desired output आ गया ना बेटा समझ में? ना और फिर बोलो क्लियर हो गया? तो सर्किट एलिमेंट का एग्जांपल लिखो बेटा। इंडक्टर, इट इज अ सर्किट एलिमेंट, मतलब ये एक सर्किट होता, मतलब ये एक एलिमेंट होता है सर्किट एलिमेंट, ठीक है। फिर लिखो बेटा कैपेसिटर, फिर लिखो फर्स्ट लिखो इंडक्टर, इंडक्टेंस तो क्या होता है? एल होता है ना। फिर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है? सी होता है ना। फिर होता है रेजिस्टेंस, और रजिस्टर ये क्या होता है? आर होता है। समझ में आ गया ना? इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। इंडक्टर होता है बेटा, कैपेसिटर होता है बेटा, एंड रजिस्टर होता है। अच्छा, सो बेटा ये अगर इंडक्टर सर्किट में लगता है ना तो इसको इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें कैपेसिटर लगता है उसको कैपेसिटिव बोलते हैं, जिसको रजिस्टर लगता है उसको रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। तो यहां पर लिखो बेटा XL, XL का वैल्यू होता है बेटा, लिख लो XL इक्वल टू ओमेगा एन, ठीक है। बताएंगे इसको इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अभी सॉल्व करेंगे इसको, कहां से आ गया इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ होता है, तो XL इक्वल कितना हो गया? 2 पाई एफ एन। XL इक्वल टू 2 पाई एफ एन। फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा? XC। XC जो होता है ना उसको बोलते हैं इंडक्टिव कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। पर XC इक्वल कितना हो गया? 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? 1 बाई ओमेगा सी। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 पाई एफ सी होगा, 1 बाई 2 पाई एफ सी। हाँ ठीक है ना। फिर बेटा रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। वहां पर
पोटेंशियल एंड वोल्टेज के बीच में एंगल डिफरेंस 0 डिग्री होता है, बताएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का आर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये तीन पता चल गया तुम लोगों को कितना टाइप का होता है बेटा। इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर तो याद रखना है, ठीक है। इट इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को बताया था ना इससे पिछले वाले चैप्टर में एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर पढ़ा थे ना, यू इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर, बोला था ना, वो एनर्जी स्टोर करता है। फिर उसी टाइप का ये होता है कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। लिख लो बेटा कि इंडक्टर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। इंडक्टर एंड कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। ओनली जो रेजिस्टेंस होता है ना, दिस इज एनर्जी लूजिंग डिवाइस, ये एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है। इसी में ही पावर लॉस हो सकता है, ठीक है। सिर्फ अगर कैपेसिटर और इंडक्टर रहेगा तो वहां पर पावर लॉस नहीं होगा। आगे समझ में, वेरी गुड। हाँ तो अभी देखो, अभी पढ़ेंगे बेटा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और सर्किट कंटेनिंग ए प्योर रेजिस्टर। लिखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और सर्किट कंटेनिंग ए प्योर रेजिस्टर। सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फेज एंगल निकालेंगे वोल्टेज एंड करंट के बीच में। किसके बीच में, वोल्टेज एंड करंट के बीच में। सो बेटा एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये सर्किट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दे रहे हैं। ई इक्वल टू कितना है बेटा, ई नोट साइन ओमेगा टी, और इसका रेजिस्टेंस आर है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, ये तो सबको पता है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है ना, वेरी गुड। ये जो सिंबल हो गया ना, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ का सिंबल हो गया। जैसे बैटरी लगा देंगे तो ये डीसी सोर्स का ईएमएफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग डीसी नहीं दे रहे, एसी दे रहे। अच्छा तो बेटा सबसे बेहतरीन चीज क्या है बेटा, हम लोग को पता है ई इक्वल टू कितना होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी, एंड ई इक्वल टू कितना होता है, आई आर तो होता ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दैट आई आर इक्वल टू कितना होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो फिर आर को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू कितना होगा ना, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है ना, दिक्कत हो रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो ई नोट बाई आर होगा ना, इसको हम लोग लिखेंगे आई नोट साइन ओमेगा टी। खत्म हो गया बात, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग को मिला कि जो ई का जो फेज डिफरेंस था, मतलब फेज था और एंगल था, ये किसके साथ है, ये एक्स एक्सिस के साथ है, कितना है, ओमेगा टी। फिर आई का भी कितना निकला, ओमेगा टी। तो दोनों के बीच में फेज एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। सो हेंस द फेज डिफरेंस ERENC, the phase difference between voltage and current is 0 degree for a resistance or resistive circuit. समझ में आ गया ना। तो वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ पे समझ में आ गया बेटा। फिर इसका जो डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये हो गया मेरा, सोचो ये हो गया पहला जो ये वाला, ये हो गया हमारा वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग क्या बोलेंगे, वी नोट बोलेंगे ना। और ये ग्राफ जो होगा वी नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ हो गया। हम सब हिमन से बुझी हो ना डाउट हो चला, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग इस टाइप से सॉल्व कर लिए, और ये जो ग्राफ हुआ ना, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया बेटा आई नोट का ग्राफ, और ये हो गया आई नोट साइन ओमेगा टी की ग्राफ। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर, 0 डिग्री हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, ये लेते हैं बेटा ई एंड आई के बीच में इस टाइप का ग्राफ हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, सोचो इधर मेरा जा रहा है वी कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसका जो एंगल है ये कितना है, ओमेगा टी है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है। तो देखिए छड़ दे, ज़्यादा टाइम नहीं, ये पहले देख लो, ये है एक्स है, ये है वाई है, और ये जो एंगल का डिफरेंस कौन बनाया, वी बनाया है। तो ये वी नोट साइन ओमेगा टी है। अगर इससे डॉट 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 यहाँ पर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू तो कितना आएगा, वी नोट आएगा। समझ में आ गया ना। और इसके साथ आई का एंगल कितना है बेटा, सेम है। तो मतलब जहाँ जो जी डायरेक्शन में वी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आई नोट साइन ओमेगा टी भी तो जाएगा ना, क्योंकि एंगल डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री। फिर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा, आई नोट निकलेगा।
तो ये जो ग्राफ हुआ बेटा, ये है बेटा साइनोसोडियल ग्राफ हो गया, ये बेटा फेज ग्राफ हो गया। समझ में आ गया ना? ये दोनों ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए जो पोटेंशियल एंड करंट के बीच में एंगल डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री। किसके लिए होगा? रेजिस्टेंस के लिए। समझ में आ गया ना? अभी उठा छापो। इसको मिटा दे इस साइड को, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और सर्किट लिखेगा सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर और ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। समझा गया? तो लेक्चर चल समझता ना लिवे? अच्छा ठीक है, तो देखो बेटा नेक्स्ट बेटा, सो प्योरली इंडक्टिव सर्किट बनाने से पहले एक चीज देखो, सर्किट में क्या लगा होगा? सिर्फ एक इंडक्टर लगा होगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ बेटा, एक इंडक्टर लगा हुआ है, दिस इज एन इंडक्टर, और ये इंडक्टर के साथ एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है, ठीक है। और ये कितना ई नोड साइन ओमेगा टी है, और इसका इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो एल होता है, और यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा? आई फ्लो कर रहा है। समझा गया ना? अच्छा, तो बेटा एक चीज हमको पता है, ई इक्वल टू कितना होगा? ई नॉट साइन की तो हम लोग पता है। अच्छा, इंडक्टर में हम लोग फैराडेस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़े थे? ई इक्वल टू कितना था? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये पढ़ गया है सब, ठीक है। अच्छा बढ़िया, तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं ना दैट ई बाई एल इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी, हो सकता है ना? कोई दिक्कत है? आगे सर, वेरी गुड। सो बेटा फिर हम लोग ई डी टी, तो डी आई इज इक्वल टू माइनस ई बाई एल इंटू डी टी लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। फिर दोनों साइड से हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर फेज डिफरेंस मतलब यहाँ पर एंगल कितना है? ओमेगा टी। समझ में आ गया? अच्छा, तो फिर यहाँ पर डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा बेटा, माइनस 1 बाई एल बाहर आ गया। ई का कितना वैल्यू है बेटा? ई नोड साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी है, नहीं लिखने से भी चलेगा, खत्म। अच्छा, तो बेटा अभी ई नोड बाहर आ सकता है, तो आई इक्वल कितना हो गया? माइनस ई नोड बाई एल। कोई दिक्कत है? नहीं ना? इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया? साइन ओमेगा टी डी टी। अच्छा, साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, तो आई इक्वल कितना हो गया? माइनस ई नोट बाई एल इंटू कॉस ओमेगा टी बाई कितना हो गया? ओमेगा माइनस। समझ में आ गया? अरे पूछिए लेकिन अब अच्छा, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो ई नोट बाई कितना हुआ? ओमेगा एल इंटू आ गया कॉस ओमेगा टी। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो यस सर, बुझिए ना? यस सर। अच्छा, तो फिर cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस थीटा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसको मत लिखना, यहाँ हम लोग मैग्नीट्यूड वैल्यू लिए हैं। क्या लिया बेटा? वी हैव ऑलरेडी ओनली टेकन द मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है? तो हम लोग मैग्नीट्यूड लिया है, तो ये वाला माइनस साइन बाहर रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, तो फिर देखो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई नोट बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये बाहर माइनस साइन है ना, अभी इस माइनस को अंदर ले सकते हो तुम लोग? यस। अच्छा, जब ये अंदर जाएगा तो साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना। कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा। ठीक है, तो अभी देखो, तो आई इक्वल कितना हो गया? ई नोट बाई ओमेगा है, ठीक है, ई नोट बाई ओमेगा है इंटू साइन
माइनस अंदर गया तो ओमेगा टी माइनस कितना हो गया आई बाई टू। समझ में आ गया ना? अच्छा तो ये निकला तुम्हारा किसका वैल्यू, आई का वैल्यू निकला। ये किसका वैल्यू था, ई का वैल्यू था। तो ई एंड आई में यहाँ पर एंगल कितना है, ओमेगा टी है। यहाँ पर माइनस कितना है, पाई बाई टू। अच्छा माइनस का मतलब क्या होता है, लीड या लेग, अभी लेगिंग बोल रहे थे। तो यहाँ पर जो करंट है वो ईएमएफ से माइनस पाई बाई टू एंगल में लेग कर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। आगे समझो। अच्छा दूसरा चीज है ई नोट बाई ओमेगा एल। सो ई नोट बाई ओमेगा एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं ना। समझ में आ गया? हम लोग को पता है दैट आई इक्वल टू ई नोट बाई आर होता है ना। इसका मतलब ये आर जो है वही क्या है, ओमेगा एल है ना। ये जो आर है ये ओरिजिनली रेजिस्टेंस के लिए है कि इंडक्टर के लिए है, इंडक्टर के लिए है। फिर आर इक्वल टू कितना है, एक्सएल। सो यहाँ पर एक्सएल इक्वल कितना हो गया, ओमेगा। समझ में आया कि ना? और मनोज वैसे बुझिएला। तो जो आर है वो क्या है, एक्सएल है। सो एक्सएल इक्वल कितना हो गया, ओमेगा। खत्म हो गया बात, समझ में आ गया ना? और यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना निकला, माइनस पाई बाई टू। मतलब इंडक्टर में करंट नेगेटिवली माइनस पाई बाई टू हमेशा लेग करता है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज। ठीक है, फेज में ऐसे तो वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा ही रहेगा, लेकिन जो फेज एंगल होता है ना उसमें करंट डाउन में चलता है, करंट नीचे चलता है, पोटेंशियल ऊपर चलता है। लेकिन जो कैपेसिटर होगा ना तो पलट हो जाएगा, करंट ऊपर चलेगा नीचे, लेकिन वैल्यू किसका ज्यादा होता है, वोल्टेज का। मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे वोल्टेज का वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आई इक्वल टू ई बाई आर होता है। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो इसको लिखना है, लिख लो जल्दी से, तो लिखो। चलो ये लिखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, कौन बता रहा है, सेल्फ इंडक्शन सेल्फ एल जो है ना सेल्फ इंडक्शन है। সেটা স্যার ফারাডে স্যার ফেলেনি স্যার फैराडेज সেটা তো স্যার ই ইকুয়াল টু d5 বাই dt E इक्वल टू d5 बाय dt को सॉल्व कर सारला पर हमें कौन पाइतले, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक E इक्वल टू हमें पड़तला d5 बाय dt चेंज इन फ्लक्स phi इक्वल टू कितना थला, Li थला ना। बुझला कि नहीं? तो E इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ Li विथ रिस्पेक्ट टू dt थला, तो L बार प्लस तो di बाय dt আসলো, क्योंकि नेगेटिव साइन আছে माइनस d5 बाय dt थला नहीं। तो এটা फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आसीजी। So this is a condition of self induction, but derived code is Faraday. So according to Faraday's law of electromagnetic induction, so we will know that E equal to L di by dt. देखो तो E नोट बाई ओमेगा एल का आई नोट होगी ना, आई बेटा बेटा E नोट by ओमेगा I नोट हो, this is I नोट है। चलो पीक वैल्यू और यहाँ पर फिर इसको भी लिख सकते हो, और ड्यू टू इंस्टेंटेनियस सेल्फ इंडक्शन वी कैन राइट E इक्वल टू L di by dt। बुझला? That's it. You can write due to instantaneous self induction E is equal to L di by dt। है ना? No problem, you can write this one। आगे ना बेटा, अकॉर्डिंग टू फाराडेज according to Faraday's law of electromagnetic induction due to self induction E is equal to L di by dt। This is the basic concept which is already derived from the Faraday's law of electromagnetic induction।
ठीक है। अच्छा हो गया ना बेटा। नेक्स्ट पार्ट लिखो। नेक्स्ट पार्ट यहाँ तक आ गया ना, खत्म हो गया। तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा है। ओमेगा कितना है? 2 पाई एफ। तो एक्सएल इक्वल कितना हो गया? 2 पाई एफ एल। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, बढ़िया बेटा। फेज डायग्राम लिखो। फेज डायग्राम लेग कर रहा है कितना डिग्री एंगल में? -π/2। तो एक ग्राफ बनाते हैं पहले। ये वाला, ये सोचो किसका ग्राफ है? वोल्टेज का ग्राफ है। मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो ई नोड है, और ग्राफ है ई नोड साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, और उससे -π/2 लेग कर रहा है। तो नोट पॉइंट लिखना है यहाँ पर, नोट पॉइंट करके लिखना, ठीक है। इन इंडक्टर द करंट इज लेगिंग बाय -π/2। नोट पॉइंट करके लिख लो। इन एन इंडक्टर द करंट इज लेगिंग द वोल्टेज, और द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, जो भी लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द करंट इज लेगिंग द वोल्टेज बाय -π/2। द voltage is leading the current और current is lagging the voltage by -π/2। तो -π/2 तो कहाँ से निकलेगा बेटा? ये वाला यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अगर यहाँ से शुरू हुआ तो ग्राफ इससे निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ये जो ग्राफ निकला ये हो गया किसका ग्राफ है? ये हो गया आई नोड, ठीक है। ग्राफ हो गया आई नोड साइन ओमेगा टी -π/2 का ग्राफ, ठीक है ना। लिख लो डायग्राम। सर लैगिंग बाय -π/2 और π/2 लेगी में -π/2 लिखो, π/2 लिखो, किसी तरह, ठीक है। π/2 लिख लो, छोड़ो जैसे लेगिंग लिखी सब छोड़ो, नो लिख लो, छोड़ो। हो गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो दूसरा चीज, इसका और एक फेज डायग्राम बनाएंगे बेटा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ है, ठीक है। सोचो कि इधर क्या है? वोल्टेज जो एंगल कितना कर रहा है? ओमेगा टी, ठीक है। कितना है? ये वी नॉट साइन ओमेगा टी। आ रहा है समझ में? और ये वोल्टेज से करंट जो है ना वो -π/2 नीचे जा रहा है, इसलिए हम लोग -π/2। तो ये हो गया तुम्हारा I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ से पॉइंट निकालेंगे ये वाला, ये हो गया वी नोट पॉइंट, और अगर यहाँ से पॉइंट निकालेंगे ये हो गया आई नोट पॉइंट। बचे ना? क्लियर हुआ? तो वेरी गुड। बेटा आ गया ना समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर जो -π/2 वो लेकिंग हो रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, ठीक है, ग्राफिक के हिसाब से। तो इसको तुम दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आराम से, ठीक है। बुक के हिसाब से देखो, नेगेटिव लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं लिखा होगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बेहतरीन। उसके बाद देखो नेक्स्ट को, हो गया बेटा। फिर लिखो सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, लास्ट सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर और कैपेसिटिव सर्किट, है ना। तो सर्किट में क्या लगा हुआ बेटा? एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर का जो अल्टरनेटिंग सोर्स ये लगा हुआ है, ठीक है। और हमको पता है जो इसका कैपेसिटेंस होता है वो C होता है, करंट आई जा रहा है, तो कितना हो गया? ई नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। सो वी कैन राइट दैट I इक्वल टू कितना होगा? अरे dq बाई dt, ये तो पता है तुम लोगों को फ्रॉम द इक्वेशन, I इक्वल टू dq बाई dt। सो फिर I इक्वल टू dq की जगह पर कितना लिखते हैं?
डेरिवेटिव क्यू जगह करें सी, सी भी होता है ना, क्यू इक्वल टू सी भी, क्यू भी ना होता है, सी भी होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया, सी ई बाई डी टी, तो फिर आई इक्वल टू आई लेने तो सी रहा, ई के जगह पर डेरिवेटिव ऑफ ई नोट साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, फिर ई नोट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू कितना हो गया, सी ई नोट डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है। तो जो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा तो कितना निकलेगा सनल, cos omega cos omega t into omega इनटू ओमेगा, ठीक है। सो अभी आई इक्वल कितना होगा, सी ओमेगा ई नोट, सी ओमेगा ई नोट इनटू cos ओमेगा टी, हो गया ना इतना। अच्छा फिर इक्वल टू आई इक्वल टू ई नोट बाई 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं इसको, समझने के लिए कोशिश करो बेटा। यहाँ पर सी नोट मल्टीप्लाइड है, उसको 1 बाई ओमेगा सी लिख दिया, फिर ऊपर चला गया, सेम कंडीशन आ गई। और यहाँ पर कितना है, cos ओमेगा टी है। अच्छा cos ओमेगा टी हम लोग sin 90 प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, बस ठीक है। तो आई इक्वल कितना हो गया, नोट बाई ये जो वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं बेटा एक्सी, अभी तो लिखा गया है ना 1 बाई ओमेगा सी इक्वल टू एक्सी हो गया। ये जो cos ओमेगा टी इसको क्या लिखेंगे, sin ओमेगा टी और पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, देख सकते हैं ना, यहाँ पर तो माइनस साइन कुछ नहीं है यहाँ पर बाहर, तो sin 90 प्लस थीटा में तो cos थीटा होता है ना, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, दैट i इज इक्वल टू आई नॉट sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पर जो करंट हुआ ना, वो वोल्टेज को पाई बाई 2 एंगल में क्या कर रहा है, लीड हो रहा है, क्या हो रहा है, लीड। वेरी गुड। तो यहाँ पर आई नोट का जगह पर कितना लिखे हम लोग, ई नोट बाई एक्सी, पर एक्सी को कितना हो गया 1 बाई ओमेगा सी एंड 1 बाई 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो जो कैपेसिटिव सर्किट हुआ उसमें करंट क्या हो रहा है बेटा, लीड कर रहा है। तो नोट पॉइंट में क्या लिखेगा, इन ए कैपेसिटिव सर्किट द वोल्टेज लेग द करंट बाई पाई बाई 2 और द करंट लीड द करंट बाई पाई बाई 2, समझ में आ गया। तो लिखो लिख लेना ना, नोट पॉइंट इन ए कैपेसिटिव सर्किट, in a capacitive circuit the voltage which is the current lead the voltage by an angle pi by 2, the current lead the voltage by an angle pi by 2, ठीक है। तो सेटा वो माइनस पाई बाई 2 लिखे होने, the voltage lead the current by pi by 2, ठीक है। The current lead the voltage by pi by 2, हो गया ना बेटा। अच्छा यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस है, तो फिर इसका जो ग्राफ निकलेगा साइन थीटा का ग्राफ कौन सा है, ये ना, ठीक है। प्लस पाई बाई 2 का मतलब कितना हुआ, नीचे से निकला, ये हो गया ग्राफ। तो ये जो होगा कितना, ई नोड साइन ओमेगा टी ग्राफ, और ये हो गया आई नोड साइन ओमेगा टी ग्राफ, साइन थीटा ग्राफ জানেন হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সাইন থিটা গ্রাফ। যদি এটি পাই বাই 2 অধিক আছে তাহলে কোন স্টার্ট হবে গ্রাফটা, आ गया ना बेटा समझ में। फिर यहाँ पर दूसरा क्या होगा बेटा,
एक्स एक्स इंटू वाई एक्सिस से सोचो, ये क्या है? वोल्टेज है जिसका फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी इक्वल कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको कितना डिग्री लीड कर रहा है? 980 डिग्री। तो प्लस 5/2 प्लस 5/2 ये कितना हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद जो आर एल एल सी एल आर सी पढ़ाएंगे ना, वहाँ पर बेटा हम इस टाइप का एंगल ओमेगा टी को हमेशा जीरो लेंगे। तो सब बड़े ओमेगा टी को जीरो लेके बुझेगी। कौन पे बोलो? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। बुक के हिसाब से बनाओगे तो ओमेगा टी को लेके पकड़ता है बोलो से। ठीक है। सर साइड ठीक, क्लियर है पूरा? पर फंडामेंटल क्लियर है? डाउट है आपको? क्लियर है? तो अगर आज इवनिंग में होगा तो बेटा एक क्लास लेंगे और है? आज इवनिंग में होता है क्लास लाओ, जल्दी पढ़ा से हो है? 8:30 तो पढ़ा से असर हो, जल्दी पढ़ा से। तो इवनिंग में जो क्लास होगा उसमें आज आरएल सर्किट पढ़ेंगे, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलआरसी सर्किट, फिर एलसी ऑसिलेशन। ठीक है ना? ये पूरा पार्ट 4 पार्ट पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया ना कि किस में कौन लीड कर रहा है, किस में लीड कर रहा है? इंडक्टर में वेरी गुड, करंट लेट होची और ये रे कौन होची? कैपेसिटर मुझे लगे। सो सिंपली जब हम लोग आर सी एंड आर एल सी सर्किट का एक प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग 3 कंडीशन पढ़ेंगे। एक है इनिशियल स्टार्टिंग करंट, जिसमें किसमें एक ओपन सर्किट होगा, दूसरे में एक क्लोज सर्किट होगा। इसको तुम लोग आगे जाके भी यूज़ करना है अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है। ठीक है ना बेटा? और उसका प्रॉब्लम बहुत सारा बनाएंगे बस। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखना, बुझे ना क्वेश्चन लिखिए बेटा, डाउट हो किसी? तो इवनिंग में जो आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलआरसी सर्किट पाएंगे बेटा, वो बहुत मजेदार चीज़ है, समझने का चीज़ है। एक बार समझ गए तो बेटा दूसरा चीज़ भूलने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम बहुत मस्त आएगा। ठीक है?